नमस्कार। नमस्कारम। मैं डॉक्टर शनवड़ी ब्रह्मदत्त आज के इस हमारे रूबरू कार्यक्रम की श्रृंखला में देश और दुनिया के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमेशा की तरह उनसे उनके जीवन के अनछुए पहलुओं पर चर्चा होगी, उनसे साहित्य गतिविधियों के बारे में चर्चा होगी और उम्र के 8वें दशक में जब वो चल रहे हैं उनकी जिजीस्वा के ऊपर चर्चा होगी कि अभी भी कई सारी बीमारियों के बावजूद भी वो कितना अपने आप को संलग्न रखते हैं, कितने अपने आप को शायद के प्रति विजयी रखते हैं। आज उन्हीं के बारे में बिल्कुल एक साधारण सी औपचारिक बातचीत होगी। देखें जी। नमस्कार। नमस्कारम। आजकल सर टाइम कैसे पास हो रहा है? सर मेरा सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है जी जी वो यही है कि मेरा समय पास नहीं हो रहा। अच्छा। मेरा समय किस तरह पास हो रहा है, आंखें बंद करके या तो बैठा रहता हूँ या लेटा रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि आंखों से जरा भी प्रकाश पड़ता है तो पानी झड़ने लगता है। ये मेरी ऐसी अजीब सी परेशानी है जिसको डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे और उन्होंने तो अभी पिछले हफ्ते हाथ ही खड़े कर दिए डॉक्टर अच्छा। श्रॉफ के यहाँ पर जी जी। कि जी हम आपके आंखों के चौदे का इलाज नहीं कर सकते। अच्छा जी। फिर तो साहित्य की जो साधना है आपकी, जिसको अनुबंध बचपन से आज तक लगातार आप करते रहे, उसमें बहुत समस्या का सामना करना होगा, पड़ रहा होगा। वो तो बिल्कुल समझ लीजिए उसकी गति इतनी कम हो गई है ना के बराबर। वरना मैं द्रुत गति से लिखता था और बहुत लिखता था जी। ये जरूर है कि मैंने पिछले दिनों से लंबी रचनाएं लिखनी बंद कर दी जी। अब मैं छोटी रचनाएं लिखता हूँ, लेकिन अब वो भी नहीं लिख पा रहा हूँ। अच्छा, इसी आँखों की वजह से, आंखों के कारण। जी। फिर जैसे आप हमेशा से इतने व्यस्त आदमी रहे हैं साधना के क्षेत्र में और अपने गायन के क्षेत्र में, तो फिर समय कैसे गुजर रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत लाचारी। ओह। इतनी बाध्यता मैंने कभी अपने जीवन में अनुभव की ही नहीं। जी। हालांकि परिवार की ओर से मुझे पूरा सहयोग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम देख ही रहे हैं सारी चीज़ों को। मेरा मतलब घर में कोई जी मेरे प्रति किसी को कोई विरोध की भावना नहीं है। जी सब जानते हैं, सब चिंतित भी हैं, जी। लेकिन जब डॉक्टर लाचार हैं तो वो भी लाचार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी भी मैं साहित्य साधना कर पा रहा हूँ उसमें घर वाले पूरा सहयोग देते हैं। बेटा भी, बहू भी, पत्नी भी जी। मेरी पोतियाँ भी। जी। और एक व्यक्ति को क्या अपेक्षित होता है। बिल्कुल सही बात है, परिवार का सहयोग तो। वरना क्या होता है इस उम्र में आके कई बार पारिवारिक जो अवरोध होते हैं जी वो व्यक्ति को और ज़्यादा तोड़ देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। ऐसा, हाँ बिल्कुल, आप सौभाग्यशाली हैं इस मामले में। आप ऐसे नहीं हैं, आपका बड़ा सहयोग है, लेकिन शारीरिक जो स्थिति है या जो चिकित्सा की स्थिति है उसमें तो क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लिख तो रहे हैं कुछ ना कुछ। अभी पीछे मैं सुन रहा था, आपसे मेरी बात हो रही थी फ़ोन पर कि आप 2 काव्य संग्रह लेकर आए हैं। वो जो काव्य संग्रह हैं मेरे अब तो लगातार चले हैं जी। मतलब मैंने अभी ये सोच रखा था कि मैं इस वर्ष जी 2022 में जी हर 15 दिन पे एक काव्य संग्रह छपने दूंगा 150 पेज का। जी जी। लेकिन वो 6 फरवरी के बाद से मेरी आंखों की समस्या इतनी अधिक बढ़ गई कि वो मैं उस गति से लिख नहीं पा रहा हूँ। जी जी। तो अभी मुश्किल से मेरे इस साल में 3 संग्रह छपने गए हैं 2022 में। 2022 में जी। और जो पुराने प्रकाशक थे उनके पास मेरी 3 पुस्तकें पड़ी हुई थी, जिसमें से 2 अभी 12 तारीख को मुझे दे के गए हैं। जी जी। एक उनके पास अभी पेंडिंग है 1 साल से, और जिनसे अभी मैं छपवा रहा हूँ झारखंड वालों से। अच्छा, झारखंड के कोई प्रकाशक हैं आपके? हाँ जी। उनके पास अभी मेरे 2 पेंडिंग हैं, प्रकाशित होंगे। जी। और वो तो कहते हैं अगला भेज दो, मैं वो तो भेज दूँ। बिल्कुल सही बात। मेरे पास सामग्री ही नहीं है। जी।
अब तक सिंघल साहब, अब तक कुल जो पुस्तकें आपकी गद्य और पद्य में लगभग कितनी पुस्तकें आ गई होंगी आपकी? मेरे समझ लीजिए कि 32 के करीब तो एकल संग्रह हैं एकल संग्रह आपके हैं और जी। 18 के करीब संयुक्त संकलन है। अच्छा, इतने संकलन मेरे छप चुके हैं 50 संकलन, 50 लगभग हाँ। अच्छा, और मेरे को भी नहीं पता था, मैंने एक दिन जी बैठ के हिसाब लगाया जी, कि मैं लगभग 19,000 से ज़्यादा कविताएं लिख चुका हूँ। 19,000 से ज़्यादा है, बहुत सुंदर। इतनी कविताएं मैं लिख चुका हूँ हम्म, और जिनमें हम्म, 2 पंक्तियों की और 4 पंक्तियों की रचनाएं सम्मिलित नहीं हैं, अच्छा, वो उसके अतिरिक्त वो 19,000 से अतिरिक्त हैं, हाँ, जिनमें कविताएं हैं, गीत हैं, गज़ल हैं, ये इंग्लिश की रचनाएं हैं, ये शामिल है। सिंघल साहब, एक जो लेखन के जो व्यक्तित्व होते हैं, जैसे आप, जैसे हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, जब लिखने वाले आदमी विवश हो जाता है सारी रूप से नहीं लिख पाने के लिए, तो अंदर से बड़ी एक टीस उठती है। वो टीस अब मैं भी आपके साथ महसूस कर रहा हूँ। ये सच है, ये सच है। उस मैं तो टीस के लिए कोई भुक्तभोगी शब्द हूँ, नहीं है। भुक्तभोगी हूँ, सच है जी ये। जी, न तो मुझे कोई लिखने से रोकता है, बिल्कुल न कोई लिखने से टोकता है। जी, समय पर मुझे जो मेरी आवश्यक चीज़ें हैं, नाश्ता, खाना, जी, दवाइयाँ मैं ले लेता हूँ, भोजन में दे देते हैं हम्म, और मेरे रुचि का दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और लेखन में कोई बाधा नहीं है, हम्म, बाधा मेरे शारीरिक रोग है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बाधा नहीं है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है जी, कि मेरे पास आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी हम्म, और अब मैं एकाकी होकर एकाकी रह गया हूँ। अब मेरे पास दूर होने के कारण जी, कोई आ नहीं पाता है। इक्का दुक्का कभी 2-3 महीने में कोई एक आया जी। तो आ गया, वरना कोई नहीं आता है। नहीं, ये भी जो व्यक्ति हमेशा अपने लोगों से घिरा हुआ रहा हो, अपने प्रशंसकों से घिरा रहा हो, अपने चाहने वालों से घिरा रहा हो, एकाएक वो एकाकी हो जाए, वो भी टीस कहीं ना कहीं सालती आती है। हाँ, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जी वो 3 एडवोकेट हैं, जी, उनमें से 1-2 बार तो तीनों आए हैं, 1-2 बार दो आए हैं, जी, 2-3 बार अंजू आई है। हाँ, अंजू दासन जी, बड़ी साहित्यकार अंजू दासन जी। अंजू को जानते ही हैं आप, जी बिल्कुल, वो बड़ा स्नेह रखती है, उसको छोटी बहन मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो आ जाती है, कामिनी श्रीवास्तव जी भी आ जाती हैं शायद। वो 1-2 बार आई हैं बस। हाँ लेकिन विनोद श्रीवास्तव हैं, तोलानी जी हैं, जी, ये 3-4 बार आए हैं। तो थोड़ा सा समय तो लगता है कि 2-3 घंटे का समय उनके साथ गुजर गया, हम्म, बड़ा अच्छा लगता है। साहित्य के वो पुराने दिन वो जब आप साहित्य घिरे से रहते थे, वो तो साहित्य याद, से जुड़े हुए नहीं वो तो हैं। साहित्य से नहीं है, वो तो आपके व्यवसाय से जुड़े हैं, वो तो कानून के हाँ, व्यवसाय वकील से हैं जुड़े वो। हाँ, लेकिन साहित्य से वो जो दौर, जब आप साहित्य में अपने चाहने वालों से, अपने मानने वालों से, और आप जिनको स्नेह करते थे उनसे जब घिरे रहते थे, तो वो दौर याद तो आता होगा। बहुत ज़्यादा। साहित्य के जगत से तो मेरे पास कोई आता ही नहीं। और एक दुर्भाग्य ये है साहित्यकारों का, जी मैं बिल्कुल, फेसबुक पर देखता हूँ बिल्कुल कि वो ये तो अपेक्षा करते हैं कि उनकी रचना पर कोई टिप्पणी करे, जी, लेकिन किसी दूसरे साहित्यकार की रचनाओं पर वो कभी टिप्पणी नहीं टिप्पणी नहीं करते। करते, बिल्कुल सही है। ये जो स्वार्थ परकता है, ये मैं साहित्यकारों के लिए अच्छा नहीं मानता। अच्छी बात भी नहीं है, वो भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जिस तरह से कि मेल मिलाप भी होना ही चाहिए, ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रतिदिन मिला जाए, लेकिन अरे ऐसा, बड़ी बड़ी दूर वो लोग गोष्ठियों में, हाँ हाँ, मंचों पर जा रहे होते हैं, मैं बिल्कुल, देखता हूँ उस पर। बिल्कुल और बिल्कुल, जब बात हो, सिंगल जी बहुत दूर है, हाँ हाँ, अपनों के मिलने के लिए अब समय नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों को मैंने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया था कभी, जी, उनके मुंह से ऐसी बातें सुनता हूँ मैं, बड़ा जी, दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करीब करीब 40 साहित्यकारों को प्रकाश में लाया जी, और सभी अपने अपने उसमें हाँ, मस्त हैं। मस्त अपने अपने सबके वाजिब कारण हैं कि और भाई,
किसी के पास वो कारण वाजिब है या नहीं है मैं नहीं जानता, उनके ना अपने मैं उस हिसाब पर से टिप्पणी करता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई कहेगा मेरे को सर्वाइकल हो गया है, कोई कहेगा मेरी कमर में दर्द है, और मैं देखता हूँ मंचों पर जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, रचनाएं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। भैया तुम्हारा वो सर्वाइकल कहाँ गया, तुम्हारा वो कमर का दर्द कहाँ चला गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ, मिलना जुलना तो चाहिए, तो चीज़ें सभी देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं तो कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं, उम्र के हिसाब से सारी चीज़ें हैं। अगर समय को बांटेंगे आप दूसरे के साथ, तो दूसरा भी आपके साथ कभी बांटेगा। ये तो देखिए, इस दर्द को साझा तो किया जा सकता है, मिल बैठ कर बातचीत करके ही साझा किया जा सकता है। एक बड़े साहित्यकार हैं जी। उनको मैंने देखा कि उनके अंदर अहंकार की भावना बड़ी भारी है। अच्छा। किंतु ये मैंने कभी उनसे नहीं कहा था। बिल्कुल। उनके एक भाई थे, वो मुझसे कहा करते थे जी। कि इसको समझाओ। हाँ हाँ। मैंने एक बार ये बात अपने पिताजी को बोल दी। अच्छा। मेरे पिताजी ने एक इतनी भारी गलती करी, ये बात उनसे कह दी। अच्छा, उन साहित्यकार महोदय को बता दी कि भाई ये चीज़ ऐसे है। 2 साल से ऊपर हो गए, वो बंधु अब मेरे से कोई संवाद नहीं रखते। अच्छा, उस बात को कहना कितना बुरा लगा उनको सच्चाई इतनी चुभ गई कि मैं क्या बताऊं। जबकि दिन में वो कम से कम 10 बार फ़ोन करते थे मुझे। हाँ हाँ। लेकिन एक बात नहीं, सारा पासा पलट दिया उनके मन का। मतलब सच्ची बात है ना। बिल्कुल। एक मेरे मित्र थे कृष्ण राघव, हाँ हाँ, उनकी नाम 2 की पंक्तियां आवश्यकता थी, मैंने बताई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सच्ची बात पर कितना झमेला हो गया, मैं अकेला हो गया। मैं अकेला हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन जैसे आप कभी जब लिखने का मन होता है तो मन के अंदर की जो कैसे उन शब्दों को कैसे निकालते हैं, क्योंकि लिखने वाला व्यक्ति बिना लिखे रह तो सकता नहीं। मैं क्या करता हूँ जी। मेरे को अचानक लेटा हूँ मान लो मैं, अचानक मुझे कोई शब्द कौंधा, तो मैं तुरंत उठ करके उस शब्द को विस्तार देता हूँ। या कोई व्यक्ति की याद आई तो मैं उसके चरित्र को ध्यान में रखते हुए कोई रचना कहना चाहता हूँ, तभी मैं रचना कहता हूँ। जी। और अधिकांश रचनाएं मैं सत्य पर आधारित होती हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने भी आपके स्वानुभूत होती मैंने है। काफ़ी संग्रह आपके पढ़े हैं, आध्यात्मिक और सच के बिल्कुल नज़दीक से गुजरती। स्वानुभूत है मेरी अधिकांश रचनाएं। और अभी अंजू ने अपने प्रोफेसर हैं डॉक्टर वीणा शंकर जी, उनसे मेरा सिर्फ फ़ोन पर ही परिचय है जी। और वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उनको कभी कभी एक आध रचना भेज देता हूँ जी। तो वो उन रचनाओं को इतनी गहराई से पढ़ती हैं और बड़ी सुंदर टिप्पणियाँ करती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग पढ़ते हैं और अच्छी टिप्पणी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है, नगण्य है। नगण्य है। बिल्कुल। वो उसको अंजू को कहती हैं कि मैं चाहती हूँ किसी दिन भाई साहब से मिलूं। और वो मेरठ रहती हैं एक्चुअली। अच्छा। और अभी अभी उनके घर में पोती का जन्म हुआ है जी। तो उसमें व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। तो देखो कब उनसे भेंट होती है। बिल्कुल। बहुत सज्जन महिला है। लेकिन ये चीज़ जैसे पहले आप दिल्ली आपका प्रवास था, इसके बाद अब वर्तमान में आप अंसल गुड़गांव में रह रहे हैं, तो यहाँ के आसपास जो साहित्यकार हैं वो आपके संपर्क में नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ। गुड़गांव में तो बहुत साहित्यकार हैं यहाँ, बहुत हैं। एक बहुत साल पहले एक से परिचय हुआ था, एक मदन साहनी जी थे। वो मदन साहनी जी का ही नहीं पता वो आजकल कहाँ हैं। जी जी। और अभी यहाँ आचार्य निशांत केतु जी पास में रहते हैं। हाँ, आपने पहले भी चर्चा की थी। वो भी रहते हैं। मैं हमारी बड़ी बहन डॉक्टर कृष्ण आर्य हैं। मैं यहाँ के रचनाकारों को जानता नहीं हूँ, ना मुझे कोई जानता है। वरना उनसे नेचुरली हो सकता है वो नज़दीक थे तो मैं उनको निवेदन करता था वो, और स्वास्थ्य उनका साथ दे रहा होता तो वो आ जाते। बिल्कुल। उनसे भेंट हो जाती। बिल्कुल। बहुत सारे साहित्यकार हैं यहाँ पर भी। आज श्री राम निवास मानव जी हैं, एक बड़े हास्य उसके कवि हैं सुनील शर्मा जी हैं, डॉक्टर कृष्ण आर्य हैं, मीनाक्षी जिजीस्मा हैं, नमिता राकेश जी हैं। मीनाक्षी और नमिता को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन वो रहती है फरीदाबाद। अंजू जैमिनी है, अंजू वो भी वहीं रहती हैं। वहीं रहती हैं। विजय मेहरोत्रा हैं,
वो भी वहीं रहते इंदु हैं। गुप्ता जी भी हैं, हैं? इंदु गुप्ता जी भी हैं, वो भी अच्छा लिखती हैं, अच्छा, वो भी उनसे उनका फरीदाबाद विषय रहती मैं हैं। नहीं पता है। दीपक गुप्ता है, दीपक गुप्ता जी हैं, वो भी वहीं रहते दिनेश हैं। रघुवंशी जी भी हैं, दिनेश रघुवंशी जी भी हैं, रघुवंशी जी वहीं रहते हैं दीपक गुप्ता फरीदाबाद। जी भी हैं, दिनेश रघुवंशी इन जी सबसे भी हैं। मेरे व्यक्तिगत परिचय हैं, बिल्कुल लेकिन वो फरीदाबाद से यहाँ हाँ, कौन हाँ, आएगा? हाँ, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं। अभी कोई फरीदाबाद की अकादमी उनको पुरस्कृत हाँ। करेगी बिल्कुल तो वो भागे भागे चले आते हैं। बिल्कुल चलो ठीक है, हाँ, अच्छी बातें हैं। चलो खैर ये तो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जो चीज़ें हो जैसे सकती रहे, हैं, हाँ, लेकिन सही बात है, ये सही चीज़ें तो हम वो अंतरंग पहलुओं की व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। ये कोई आप और हम किसी के पक्ष या विपक्ष की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो बातें हैं, ये तो समय है, उम्र के हिसाब से है। नहीं, मैं केवल इतना हाँ, संदेश दे रहा हूँ बिल्कुल। कि आप जिन बहानों के आधार पर हमसे वार्तालाप करते हुए कुछ बहाने गिनाते हैं, जी तो जिस समय वो और दूसरी गतिविधियों में बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, हाँ, तो वो बहाने उनके कहाँ चले जाते हैं? हाँ, आपका कहना यह है कि जब आपस में हम पुराने एक दूसरे के परिचित हैं और जब आपस में एक दूसरे मिलने की बात होती है तो और बात होती है, जब कहीं उन लोगों को जाना होता है तो कोई और बात होती है, वहाँ के लिए समय हो जाता है। ये आप ये कहना चाह रहे हैं। खैर इस चीज़ में हम सभी साथियों को सोचना चाहिए और हमारे जितने पुरानी पीढ़ी के जो साहित्यकार हैं, जो हमारे पितामह की तरह हैं, उनके साथ उनके अनुभव को हमें साझा करना चाहिए। और आज के जो हमारी जो बातचीत है, इसका जो लबलोबाब केवल इतना सा ही है कि हम किसी की बुराई या आलोचना नहीं कर रहे हैं, केवल आपसी बातचीत नहीं, कर रहे हैं। आलोचना का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आलोचना आपस नहीं में है। हमारा आप दोनों आप न ये किसी की निंदा है। निंदा भी नहीं है, लेकिन हम केवल ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये समय सभी के साथ है। और आज ये भी जो कल मैं के लिए। पुस्तकें छपवाता हूँ, मैं उनकी केवल 12 प्रतियां लेता हूँ, बिल्कुल क्योंकि अब मैं किसको बुलाऊं, किसको दूं? बिल्कुल सही बात। मैंने वो सब सिलसिले छोड़ दिया, हाँ वरना मैंने 150 किताबें बांटी हैं बिल्कुल सबको। बिल्कुल। जो अन्य प्रकाशन ने मेरी रचनाएं छापी, 15 किताबें छापी, जी तो वो मेरे को 161 प्रतियां देते थे, बिल्कुल मैंने सबको दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं 12 प्रतियां मंगाता हूँ। और आयन प्रकाशन ने तो देश में बहुत साहित्यकारों को वो दिया, बहुत ज़्यादा साहित्यकारों को बढ़ावा दिया, बहुत सारे नए साहित्यकारों को भी वो लेकर आए। भूपी जी बड़े अच्छे भूपी जी व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, व्यवहार कुशल थे और बड़े अच्छा व्यक्तित्व था बहुत उनका। अच्छे व्यक्ति थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनको बहुत नए चेहरों को, नए साहित्यकारों को लेकर आए, छापा उन्होंने वो बड़े मन से 1980 से जी। वो प्रकाशन में थे। जी मेरा परिचय तो उनके साथ 2017 में हुआ, जी किसी के माध्यम से। जी। और मैंने कई प्रकाशकों को उन दिनों कुरेदा, हाँ। क्योंकि मैं पुस्तकें छपवाने के क्रम में था, हम्म, तो मुझे भूपी जी ही अच्छे लगे। जी फिर बाद में एक बार भूपी जी मृत्यु से कुछ दिन पहले उनकी मेरी बात हो रही थी। जी। मैंने कहा, भूपी जी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपनी श्रीमती जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और साहित्य से अलग हट करके आप मेरी किताबें छाप पाएँ या ना छाप पाएँ, बिल्कुल। लेकिन आप किसके साथ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तब उन्होंने ये कहा, बोले सिंघल जी, मैंने 1980 से अब तक जितने साहित्यकार देखे हैं, जी मैंने आपसे अच्छा व्यक्ति नहीं देखा। अच्छा अच्छा। ये वो भी खुद अपने आप में बहुत मेरे अच्छे लिए तो ये व्यक्ति बहुत थे। बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, बताओ, ये इनके मन की बात बाहर आ गई बिल्कुल और अच्छा लगा मुझे सुन करके। बिल्कुल। ये नहीं कि प्रशंसा सुन करके, बिल्कुल ये कि उनके एक उद्गार थे जो अच्छा लगता सहज है। भाव से बाहर आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सिंगल साहब आदरणीय नामवर सिंह जी से भी बहुत अच्छी मुलाकात है। अरे वो आपके माध्यम से। नहीं, फिर भी उनके साथ आपकी कोई स्मृति साझा हो तो साझा कीजिए। वो तो मैं जब आपके साथ उनके घर गया था, जी वो मेरी प्रथम और अंतिम उनसे भेंट थी, जी और मैं उनसे मिलकर बड़ा प्रभावित हुआ था। जी। जो भ्रांतियाँ थी मेरे मन में, वो सब दूर हो गई थी, और उनके पास जो हम लगभग 3 घंटे बैठे थे शायद, जी जी। और
बहुत अच्छा लगा था उनके साथ बैठकर मुझे, हम्म, और उन्होंने भी मुझे बड़ी आत्मीयता के साथ गले लगाया था। जब मैं पाँव छूने लगा था, आपके सामने की बात बिल्कुल है, बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने मुझे बीच में ही रोक के गले लगाया था। बिल्कुल। बोले तुम पाँव छुआने की चीज़ नहीं हो, हम्म, तुम गले लगाने की चीज़ हो। तो मैं कितना गदगद हुआ होऊंगा बिल्कुल। भीतर से, मैं क्या बताऊँ। और फिर वो कुछ ज़्यादा देर तक रह नहीं पाए बेचारे, बिल्कुल। फिर वो चले ही गए। हिंदी सिनेमा के पास गायक मुकेश जी के साथ भी आपकी कुछ स्मृतियाँ हैं? मुकेश जी को एक बार मैं एक कार्यक्रम से अपने घर ले गया था, सीताराम बाजार में, जी दिल्ली में, जी। आधी रात को 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे। हम्म, तो हालांकि वो गाना वाना गा के बहुत थके हुए थे। हम्म, रास्ते में मैंने जो प्रोग्राम पेश कर रहे थे, मेरे मित्र थे, हम्म, मैंने उनसे कहा कि क्या मेरा घर रास्ते में पड़ रहा है, हम्म, क्या मुकेश साहब को आप मेरे घर 5 मिनट के लिए लेके चल सकते हैं। हम्म। तो उन्होंने मेरे को डांट मार दी, चुप कर दिया। जो उनके मैनेजर थे? मुकेश जी ने सुन लिया। अच्छा। मुकेश जी बोले क्या ये क्या कह रहे हैं। हम्म, मैंने कहा जी ये कह रहे हैं। बोले अगर रास्ते में पड़ता है तो रोको गाड़ी को। हम्म, तो उनकी हमारी गाड़ी हम्म, हमदर्द पे रुकी, हम्म, वहाँ से हमने रिक्शा की, हम्म, मैं उनको अपनी बैठक में ले गया जहाँ मैं संगीत साधना करता था, हम्म, पढ़ता लिखता था। हम्म, वहाँ हारमोनियम तबला सब पड़े हुए थे। हम्म, तो उन्होंने हम्म। हारमोनियम उठाया और वो बाएं हाथ से बजाते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक गाना सुना दिया, हम्म, फिर 2 गाने, फिर 3 गाने सुना दिए उन्होंने, हम्म, और बड़े खुश हुए। हम्म, बोले मैं आपके इस स्वर मंदिर में बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ आकर के, हम्म। मुझे अच्छी बड़ी वेव्स मिली हैं, बड़ी अच्छी, जी जी। और भगवान आपको बड़े तरक्की दे। और फिर मैं उनको वापस छोड़ के आया, रिक्शा वाले को रोक लिया था, हम्म, और इस तरह उनसे भेंट हुई। ऐसे मन्ना डे साहब से भेंट हो गई थी। अच्छा। हम लक्ष्मीबाई नगर रहते थे, हम्म, अचानक उनसे भेंट हो गई। हम्म। वो भी मेरे बेटे के गायन को सुन के बड़े प्रसन्न हुए थे। जी जी। अच्छा सिंगर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूँकि आपका जो साहित्य है वो आध्यात्मिक साहित्य है, जो मुझे लगता है, जो मैंने पढ़ा, सच के बड़ा करीब है, और जिसमें आध्यात्मिकता का ज़्यादा पुट है। मैं एक थोड़ा सा उससे हट के एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जिस तरह, हालांकि आप बड़े सहज व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, आप इन चीज़ों में शायद नहीं पढ़ते, लेकिन जिस तरह आज देश का परिदृश्य बदल रहा है, उस परिदृश्य में आप मोहम्मद रफ़ी जी के घोर प्रशंसक हैं। आप हमेशा मांग करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ, हमेशा आपकी मांग मैं इस तो बात देखता भी हूँ, कई पटल पर आपने मांग की, कई जगह आपने मांग की, और अभी भी आप कहते हैं कि भारत में अगर भारत रत्न मिले तो मोहम्मद रफ़ी जी को मिलना चाहिए। मैं इसलिए जी। कहता हूँ, थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं इसलिए कहता हूँ जी। कि मुझे भी संगीत की थोड़ी बहुत समझ है, जी। और उस समझ के आधार पे मैंने जितने पार्श्व गायक सुने हैं, हम्म, मन्ना डे साहब के समेत, हम्म, रफ़ी साहब के निकट हम्म। एक भी गायक नहीं पहुंचता। अच्छा। यहाँ तक कि लता मंगेशकर जी भी हम्म, रफ़ी साहब से घबराती थी। अच्छा। जब वो उनके साथ 2 गाने ड्यूएट्स गाती थी, हम्म, तो उनका ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता था हम्म, कि मेरा स्वर ना भटक जाए। हम्म, और रफ़ी साहब हृदय से गाने वाले गायक थे, हम्म, वो कंठ से नहीं गाते थे। हम्म। बाकी हर गायक कंठ से गाता है, बिल्कुल। और रफ़ी साहब हृदय से गाते थे। और मैंने इतना सच्चा इंसान हम्म, मैंने सुना ही नहीं कभी, हम्म, जिस आदमी को गुस्सा ना आता हो, हाँ। जो आदमी बहुत धीमा बोलता हो, हम्म, जो आदमी मांसाहारी ना हो, हम्म, जो आदमी मद्यपान ना करता हो, हम्म, जो आदमी पाँचों वक्त की नमाज पढ़ता हो, हम्म, इतना सरल सच्चा आदमी, किसी की निंदा नहीं करना। हम्म, एक दिन वो रिकॉर्डिंग करके निकले हम्म, नौशाद साहब के गाने की। हम्म। अब घर जाने के लिए पैसे नहीं जेब में, अच्छा। बाहर बैठ गए लॉबी में। जी। 6 घंटे बाद हम्म, सारी रिकॉर्डिंग्स करके हाँ, सारी टीम वापस जाने लगी। जब वो आए नौशाद साहब, हम्म, बोले अरे तुम गए नहीं? हम्म, बोले
मतलब झिझक रहे थे वो। बोले क्या हुआ? बोले सब कुशल है। बोले मेरे को घर जाने के लिए पैसे अच्छा, पैसे नहीं थे। अच्छा, बोले अरे, बोले, कहा क्यों नहीं मेरे से? जी जी। उन्होंने अपने बंद गले का कोट पहनते थे वो नौशाद साहब, और उन्होंने अपने बटन खोले, पैसे निकाले, जितने नोट मुट्ठी में आए हाँ, वो उनको दे दिए। बोले नहीं नहीं, मेरा वो मेहनताना ही दे दो बस। बोले ये मेहनताने से बहुत कम है, बिल्कुल तुम्हारा मेहनताना अल्लाह देगा, मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल, किसी आदमी की औकात नहीं है बिल्कुल। जो तुम्हारा मेहनताना दे सके। ये नौशाद साहब कहते थे उनके बारे में, जिन्होंने उनसे जाने कैसे कैसे गाने गवा दिए, बड़े बड़े मुश्किल गाने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रफ़ी साहब एक ऐसे तन्हा गायक हुए हैं जिनके जीवन में कोई गाना मुश्किल नहीं था। अच्छा, मन्ना डे कहते थे मैं क्लासिकल का गाने वाला, जो मैं गा सकता था वो रफ़ी गा सकता था, जो रफ़ी गा सकता था वो मैं नहीं गा सकता था। ये ट्रिब्यूट कौन देगा एक बिल्कुल, अपने समकालीन को? धार्मिक माता के कुछ गीत भी बहुत अच्छे, बड़े मन से उन्होंने हृदय से गाए रफ़ी साहब ने भी उस दौर में। रफ़ी साहब का तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो एक सच्चे इंसान थे, बिल्कुल, इसलिए उनकी मैं सिफारिश करता हूँ। और एक हृदय से गाने वाले गायक थे। बिल्कुल, कभी किसी संगीतकार से झगड़ा नहीं करना, किसी गायक से झगड़ा नहीं करना, छोटे छोटे गायक के साथ भी अपने ड्यूएट्स गा लेना। बिल्कुल। लता इतने नखरे करती थी, मैं इसके साथ नहीं गाऊंगी, मैं उसके साथ नहीं गाऊंगी। ये आशा भोसले का हाल है। दोनों बहनें एज मतलब ह्यूमन बीइंग अच्छी नहीं है। अब तो लता भी चली गई खैर, और लेकिन रफ़ी साहब का जवाब नहीं था, इसलिए कहता हूँ उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। खैर इस तरह की शख्सियत को ये पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। और मैं उनको सुनने के लिए 69 में करनाल पहुंच गया। हाँ, वो भी एक बड़ा वाक़या है, आपको बताते हैं कई बार। उनके पाँव छुए मैंने मंच से उतरते हुए। बिल्कुल, ये ऐसे नहीं होता, हृदय से होता है। बिल्कुल, सम्मान तो हृदय से ही होता है। मैंने तो बड़े बड़े क्लासिकल गायकों को सुना है, पहले एम्बेसीज में क्लासिकल सिंगर्स की नाइट्स हुआ करती थी। बिल्कुल, तो मैं जाया करता था सुनने, सारी रात सुनता था। तो मेरे कानों को सही संगीत की, अच्छे संगीत की बड़ी समझ है, चाहे मैं गा सकूं या नहीं गा सकूं। हालांकि सिंगर साहब, आप किसी के विरोधी नहीं रहे हैं अब तक के जीवन काल में किसी भी तरह, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि आपके भारत में हिंदी के पसंदीदा साहित्यकार कौन है? हालांकि बहुत सारे आपको पसंद हैं, सभी पसंद हैं, किसी की आलोचना और बुराई में आप विश्वास नहीं करते, लेकिन एक होता है कि भाई मुझे वो साहित्यकार पसंद है। देखिए, प्रकृति को उकेरने में तो मुझे सुमित्रा नंदन पंत सबसे अच्छे लगते हैं जी। और जीवन को दार्शनिक भाव से देखने वाले जयशंकर प्रसाद सबसे अच्छे लगते हैं। और कविता को कविता से बंधकर न लिखने वाले जो साहित्यकार हुए हैं वो निराला हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मैंने उनके जैसा साहित्यकार भी नहीं पढ़ा। इन तीन साहित्यकारों से ऊपर मुझे कोई साहित्यकार नहीं लगता, कोई भी। इनकी बड़ी छाप है मुझ पर जी। मैंने भी प्रकृति पर बहुत लिखा है, आपने पढ़ी होंगी रचनाएं। बिल्कुल। और अध्यात्म पर बहुत, अध्यात्म पर, प्रेम पर, प्रकृति पर बहुत लिखा है मैंने। और प्रेम को मैं आध्यात्मिक विषय मानता हूँ, बिल्कुल आध्यात्मिक विषय। और लोग प्रेम को विगलित भाव से देखते हैं, वो ऐसा नहीं है। अगर प्रेम को समझना है तो हमें राधा और कृष्ण को समझना होगा। यानी कि कृष्ण, जिनका नाम ही मदन था, बिल्कुल, वो बरसाने में राधा की ड्योढ़ी तक खींचे चले जाते थे। क्या वो प्रेम था? वो प्रेम की पराकाष्ठा थी, बिल्कुल। उनकी मुरली उनकी कमरबंद से निकल करके खुद उनके अधरों से लग जाती थी। झूला झूलते हुए राधा और कृष्ण ऐसे खो जाते थे जैसे वो इस संसार के हैं ही नहीं। बिल्कुल।
वो प्रेम की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल। हम लोग तो प्रेम को समझते नहीं है एक्चुअली, हम्म, बहुत विगलित ढंग से देखते हैं। हम्म, हम तो प्रेम को वैलेंटाइन डे से जोड़ के देखते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जबकि आप रूप और वसंत स्वरूप ही पंचमी बदल को गया है। वसंत बिल्कुल। पंचमी को अगर आप समझेंगे जी। तो आपको प्रेम का सही रूप वहाँ पता चल जाएगा। बिल्कुल। वर्तमान में तो रूप स्वरूप सब कुछ बदल गया है प्रेम का। बहुत हम अजीब। और आप सब कुछ देख ही रहे हैं कि समाज और कितनी तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है हमारी मान्यताओं में, समाज में, सारी चीज़ों में। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जो प्रेम में जो है ना मांसलता घुस गई है, वो बहुत गंदी चीज़ है। हम्म, जो लोग दैहिक रूप में प्रेम को देखते हैं, हम्म, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। वो बिल्कुल सही चाहे बात। कुछ भी देखते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। दैहिक में और आत्मिक में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरे पसंदीदा साहित्यकार हैं। और संस्कृत का मैंने ग्रंथ क्योंकि पढ़े नहीं गीता के अलावा, हम्म, तो वरना जैसा मैंने सुना है हम्म, तो मैंने तो कालिदास से बड़ा कोई कवि नहीं देखा। हम्म, कालिदास बहुत ऊंचे स्तर के कवि थे हम्म, और उनकी जो अलंकारों से भरी भाषा है हम्म। वो देखने वाली है। जिस तरह सिंगल साहब आपको ये साहित्यिक ज्ञान है, साहित्य से आप बिल्कुल जुड़े रहे लगभग 6 दशकों तक आपका इतिहास रहा है, बचपन से लेकर अब तक आप साधनारत हैं किसी न किसी रूप में साहित्य में। आपको उसके बाद सामुद्रिक भी ज्ञान है, सामुद्रिक एक विषय है उसका भी ज्ञान है, ज्योतिष से संबंधित एक तरह से ज्ञान है आपको। मैं बायोडाटा में आपके उन चीज़ों को पढ़ रहा था। मैंने 3 वर्ष तक ज्योतिष का कोर्स किया। हाँ, ज्योतिष का सामुद्रिक जो ज्ञान है। और फिर मुझे हस्तरेखा का शौक हुआ। जी जी। फिर मैं कीरो और सेंट जर्मेन हम्म, इन 2 राइटर्स की पुस्तकें लाया, जी उन्हें पढ़ा। जी। फिर मेरे हाथ 40 किताबें हस्तरेखा विज्ञान की ओर लगी, जी। जो मुझे नारायण कृष्ण निगम जी ने हम्म, अपनी वसीयत में लिख के दे गए थे अच्छा। अपने घर वालों को। हम्म, ये पुस्तकें उनको विनय दे को दी। दे देना। हम्म, और वैसे वो HMV में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे जी जी। और बहुत अच्छा उनको ज्योतिष का ज्ञान था। हम्म, और वो अपनी मृत्यु की तारीख और समय भी लिख गए थे। अच्छा। हम्म, तो वो पुस्तकें मैंने पढ़ी सारी। हम्म, और जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े हस्तरेखा पर लिखने वाले लेखक हुए हैं KC सेन हाँ साहब हुए हैं। जी। मेरी उनसे भी 3 दिन पानीपत में भेंट हुई थी। हम्म, उसके बाद मुझे पता चला कि ये सामुद्रिक शास्त्र की एक ब्रांच है, ये अच्छा। हस्तरेखा विज्ञान। जी जी। फिर मैं सामुद्रिक शास्त्र ढूंढता फिरा, हम्म, बनारस लिखा, इलाहाबाद लिखा, हम्म, बोले ये आउट ऑफ प्रिंट है बहुत वर्षों से। हम्म, फिर एक चांदनी चौक में कबाड़ी के यहाँ से मुझे मिल गई, अच्छा। वो मैंने ला करके पढ़ी। हम्म, और उससे मेरे को ऐसी ऐसी बातें, इतने गूढ़ रहस्य पता चले हम्म, सामुद्रिक शास्त्र के जी। कि मैं तो दंग रह गया। हम्म, मैंने कहा आदमी तो केवल एक दूसरे आदमी को सर से पांव तक पढ़ ले हम्म, तो उसको उसके अंदर बाहर की सब बातें जान सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उस तरह सामुद्रिक शास्त्र को पढ़ा हम्म, और हस्तरेखा विज्ञान के विषय में भी उसमें बड़ा विशद जी। वो था, वर्णन था। हम्म, लेकिन मैं जितना पढ़ चुका था वही सब उसमें था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा शौक रहा। अब मैं आंखों की वजह से हम्म, हस्तरेखाएं नहीं पढ़ पाता। जी जी। बड़े बड़े लोगों के मैंने हाथ पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे, अपॉइंटमेंट लेकर के आते थे। हम्म, हस्तरेखाएं पढ़ता था मैं बड़ा, और सटीक बिल्कुल बिल्कुल। फोरकास्ट करता था। हम्म, फिर मैंने सटीक मृत्यु सटीक बंद कर दी थी कहनी, हम्म, क्योंकि उससे क्या होता है, तकलीफ होती है दूसरे को। हम्म, लेकिन मैं ये बता दिया करता था अमुक दिन हम्म, आपकी मृत्यु होगी, अच्छा। हाथ देख करके। हम्म, फिर बंद कर दिया वो बताना। हाँ, वो थोड़ा सा वैवाहिक रूप में दूसरा मैसेज सा जाता मुझे है। अंदर से कुछ ग्लानि हुई, मैंने कहा हाँ। नहीं, ये बताना नहीं चाहिए। बिल्कुल।
अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सिंगर जी साहब, जी हमारे जी 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 चूँकि ये हमारे यूट्यूब चैनल है रूबरू, जिस पर जो भी हमारे वीडियो होते हैं बड़े साधारण तौर पर होते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं एज इट इज़ अपलोड कर दें। जिस तरह से हमने आपसे चर्चा की कि आपकी साहित्य की या और भी कई व्यक्तित्व के बारे में आपसे चर्चा की, आप एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भारत के राजनेताओं में मैं आरंभ से लेकर बात कर रहा हूँ, सन 47 से पूर्व के लेकर आज तक में आपके सबसे पसंदीदा राजनेता कौन से हैं? वर्तमान नहीं, आरंभ से लेकर अगर। पहले मैं अटल जी का समर्थक था, जी। लेकिन जब उनकी बाहर की सहायता से ली हुई सरकार आई तो अटल जी का जो बहुत विनम्र चेहरा था उससे मैं सहमत नहीं था। जी। उसके बाद भी चलो कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं आया। हमारे राव साहब आए थे कांग्रेस के, जी। वो भी एक अच्छे व्यक्ति थे। पीवी नरसिम्हा राव जी। हैं जी? पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन से? पीवी नरसिम्हा राव जी। हाँ, नरसिम्हा राव जी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ऐसा माना और बहुत जाना बढ़िया जाता है व्यक्ति थे। 14 भाषाओं का कई लगभग कई ज्ञान भाषाओं था। के ज्ञाता थे। हाँ, ऐसा माना जाता है। और मैं उनसे भी बहुत प्रधान से प्रभावित लेकर था। प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया था उन्होंने। प्रभावित था मैं उनसे। जी। और दुर्भाग्य से उन जैसे व्यक्ति को कांग्रेस ने वो सब नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। जी। उसके बाद एक व्यक्ति कांग्रेस में मुखर्जी साहब आए, प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब साहब आए, वो मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों कांग्रेस को के दामन को पकड़े रहे। क्या लालच था उनका भगवान जाने, और वो शायद लालच था राष्ट्रपति पद का, और वो बीजेपी ने पूरा कर दिया। लेकिन 2014 से जो चमत्कार हुआ है, उस चमत्कार के आगे तो सब मेरा तो नमस्कार है। जब से मोदी साहब आए हैं, वो एक इतनी दूरदृष्टि रख के चल रहे हैं, भारत की उन्नति की ओर ही उनका मेन ध्यान है, राजनीति से हटके। जी। वो मुसलमानों को आज भी इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और मुसलमान उनको कदम कदम पर धोखा दे रहे हैं। अब पता नहीं उनकी आगे क्या योजना है, कोई हो सकता है मोदी जी का छिपा हुआ एजेंडा हो जो हमारे बस की नहीं है समझना। सिंगर साहब, आप ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। जी जी जी। और मैं मोदी जी को इसलिए अच्छा मानता हूँ कि वो भारत को उन्नति के पथ पर ले जाने के प्रति पूरी तरह समर्पित है। देखिए, रक्षा के क्षेत्र में ले लो, विज्ञान के क्षेत्र में ले लो, चरित्र के क्षेत्र में ले लो, जी। पूरे विश्व में उनकी वाहवाही हो रही है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है जो लगते थे हमें। बिल्कुल। वो जमीन से जुड़े हुए स्वयंसेवक थे वो। जी जी। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और उनको प्रधानमंत्री पद तक लाने में राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी जी। हाँ, उन्होंने ही उनका नाम प्रस्तावित किया था, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस समय सुषमा स्वराज जी नाराज हो गई थी, इससे छोड़ के जा रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ मंजूर था, प्रारब्ध, वो बन गए। वो जब से वो बने हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से, कोई मेरे से सहमत हो या ना हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु मिले और हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। चूँकि हम इस संवाद के अंतिम चरण में हैं जी, बहुत सारी हमने आपसे बात की, साहित्यिक बात की, आपकी रुचियों की बात की, आपकी अभिरुचियों की बात की, आपकी उन व्यक्तिगत चीज़ों पर भी बात की जो कि, और आपने उनका बेबाकी के साथ कैमरे पर वो बातें कहीं। और होता भी क्या है कि कहना भी चाहिए, संवाद है। आप और हम किसी के पक्ष या विपक्ष की कोई बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, किसी का विरोध नहीं है। ये केवल हमारा संवाद है, ये व्यक्तिगत राय है। जी बिल्कुल, व्यक्तिगत राय है। तो आपने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि ये मेरा संवाद है और मेरी व्यक्तिगत राय है, किसी का इसमें सहमत होना या असहमत होना इसमें कोई माने नहीं रखता। अब चूँकि हम
इस संवाद के अंतिम चरणों में हैं। सिंघल साहब, उम्र के हिसाब से शरीर की कई चीज़ें साथ नहीं दे रही। मैं जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ, आंखें साथ नहीं दे रही हैं, कान साथ नहीं दे रहे हैं, बाईपास सर्जरी हो चुकी है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आप साहित्य साधना में रत हैं। ऐसा कई बार मन में आता होगा कि अगर ये सारी चीज़ समय के साथ ठीक होती, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगता है कि ये चीज़ अभी छूट गई, ये करना चाहिए? मुझसे जो सबसे मुख्य चीज़ छूटी है ना जी वो छूटा है संगीत। जी। संगीत मेरी आत्मा में रचा बसा हुआ है। और अपने कॉलेज टाइम तक मैं भी खूब गाता था जी। दूसरा रफ़ी कहलाता था। आज मेरा बेटा दूसरा रफ़ी कहलाता है। ये मुझे अच्छा लगता है जानकर। बिल्कुल। और वकालत में मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं वकील बनूंगा। वो भी प्रारब्ध ले आया। आपने बड़ा अच्छा उनका जो हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी जी, उनका भी उनके भी कई मामले उनकी दूसरी तरफ से आपने लड़े। हाँ, वो खैर व्यवसाय की चीज़ें हैं। उनकी जो जी। मदर इन लॉ थी, जी जी उन्होंने मुझे अपना वकील बनाया था। जी जी और दूसरी चीज़ जो है, मुझसे साहित्य छूट रहा है धीरे धीरे। जी। मैं उससे बड़ा चिंतित हूँ। मैं जिस गति से साहित्य रचना कर रहा था विविध विषयों पर, वो छूट रहा है मुझसे। जी। अब वो छूटेगा पहले या सांस छूटेगी पहले, ये तो ईश्वर को ही पता है। जी। अभी भी आपके आने से पूर्व में एक रचना लिख रहा था। जी। तो अब छोटी रचना लिखता हूँ, बड़ी लिखता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पानी गिर रहा था आँख से, मैं लिख रहा था। तो मैं पता नहीं, अभी भी मेरे अंदर वो व्यसन कुलमिलाता रहता है कि साहित्य भी छूट रहा है। पढ़ने का तो खत्म हो गया। जितनी किताबें मेरी छपी है ना, जी, आपको आश्चर्य होगा, जी, मैंने एक भी नहीं पढ़ी है। वो तो मैं बिल्कुल समझ पढ़ ही नहीं सकता सकता। हूँ। बिल्कुल। जो लिखा हुआ था, कंपोज किया, पब्लिशर पे गया, छप के आ गया, छुट्टी। बिल्कुल। जिन्होंने पढ़ी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी, तो मुझे सुन के याद आया, अरे हाँ, ऐसी रचना भी लिखी थी। बिल्कुल। ये चीज़ अभी भी मन में बनी हुई है कि बहुत कुछ छूट रहा है। हाँ, छूट रहा है, मेरा साहित्य छूट रहा है बाहर से। संगीत तो छूट गया, अब साहित्य और छूट रहा है। यही दो मेरे व्यसन है। घूमने का शौक था, वो भी छूट गया। अब बिना हाथ पकड़े घर से नहीं निकल सकता। साथियों से, अपने चाहने वालों से, अपने मानने वालों से भी शिकायत ये वाजिब है कि अब कोई मिलने नहीं आता। मेरे जानने वाले परिचित लोग, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, भाई लोगों, मेरे से मेरा साहित्य न छूटे, इसकी प्रार्थना करते रहेंगे। बिल्कुल। बस। साथियों, अभी हम हिंदी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार सिंघल जी के साथ थे। आपका लगभग 6 दशक का जो इतिहास रहा है, साहित्य साधना का रहा है। साहित्य साधना के साथ आप सामुद्रिक शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में और संगीत में भी बड़े अच्छे तरीके से कार्य करते रहे हैं। और जैसा कि इस संवाद में हमने आपसे आपके अनछूए पहलुओं पर बात की, कुछ व्यक्तिगत बात की, उनसे वो चीज़ कई निखर कर भी आई, निकल कर भी आई कि आपने अपने जीवन काल में क्या क्या किया है। खैर, हम सभी आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हों और किसी न किसी रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में आप हमेशा यूं ही लिखते रहें। और इस आशा के साथ मैं अपने साहित्यकार साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो टीस हमारे पुराने साहित्यकार साथियों के साथ है, हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज साहित्यकारों के साथ है, उनको हम सभी अकेला ना छोड़ें। उनको इस चीज़ का एहसास ना हो कि जब हम चरम पर थे तो तब सब कुछ हमारे साथ थे, आज जब हम घर पर हैं तो नितांत अकेले हैं। साथियों, इसी संवाद और साक्षात्कार के साथ आज आदरणीय
डॉक्टर विनय कुमार सिंघल जी से इजाज़त चाहता हूँ। पुनः अगले कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत से एक बार पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।